आप जानते हैं, भारत की जो भाषाई दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ अक्सर एक ही लिपि जैसे कि देवनागरी कई अलग-अलग भाषाओं को लिखने के काम आती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिंदी और मराठी। मतलब अगर कोई हिंदी पढ़ सकता है तो वो मराठी भी पढ़ ही लेगा। हाँ, समझना एक अलग बात है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसी एक जैसी दिखने वाली लिपि के अंदर एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ध्वनि छुपी हो सकती है जो एक भाषा में तो खूब इस्तेमाल होती है पर दूसरी से पूरी तरह गायब है? जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी आवाज जो इन दो बड़ी भाषाओं के बीच एक तरह से एक अदृश्य दीवार सी खड़ी कर देती है। तो चलिए इस भाषाई पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यहीं से देखिए कहानी कैसे दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ है हिंदी की वर्णमाला और दूसरी तरफ मराठी की। पहली नज़र में तो भाई दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती है ना? लेकिन जरा जरा ध्यान से देखिए, मराठी वर्णमाला के एकदम आखिर में एक एक्स्ट्रा अक्षर है ल। हाँ, यही वो छोटा सा अक्षर है जो हमारी पूरी पहेली का हीरो है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ल ध्वनि है क्या चीज? मतलब इसे बोलते कैसे हैं? चलिए जरा इसे समझते हैं। अब इसका जो टेक्निकल नाम है वो थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, सुनने में भारी भरकम है ना? लेकिन असल में इसे बनाने का तरीका बहुत सीधा साधा है। आप ये समझिए कि ये ल की ही एक स्पेशल आवाज है जिसके लिए बस जीभ को एक खास तरीके से मोड़ना पड़ता है। चलिए इसको खुद बोलकर ट्राई करते हैं। जब हम हिंदी वाला नॉर्मल ल बोलते हैं जैसे कलम या कमल में, तो महसूस कीजिए जीभ की नोक दांतों के पीछे छूती है ना? लेकिन ढ़ बोलने के लिए, जैसे मराठी में एक शब्द है बाळ मतलब बच्चा, इसे बोलने के लिए जीभ को पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ मोड़कर तालू से लगाना पड़ता है। बस यही सारा खेल है, यही है वो फर्क। अब ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ड़ की आवाज सिर्फ मराठी भाषा की पहचान है, पर मजे की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत तो यह है कि ये आवाज पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर फैली हुई है। तो चलिए भारत के नक्शे पर एक छोटा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि ये आवाज कहाँ कहाँ मिलती है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वो तो इन आवाजों का आप कह सकते हैं एक तरह से गढ़ है। कन्नड़ और तेलुगु में तो ड़ का इस्तेमाल खूब होता है। लेकिन तमिल और मलयालम, अरे वो तो एक कदम और भी आगे हैं। उनमें ड़ तो है ही, साथ में एक और अनोखी ल जैसी आवाज है य। इसको बोलना तो और भी मुश्किल है। जैसे एक मशहूर नाम है कनिमोजी, उसमें यही वाली आवाज है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझने वाली है कि यह सिर्फ बोलने का कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। इस एक आवाज से शब्दों का पूरा मतलब बदल जाता है। जैसे तेलुगु का ये उदाहरण देखिए, अगर आप कहें मल्ली तो उसका मतलब है चमेली का फूल। लेकिन अगर आपने ल की जगह अड़ बोल दिया, मड़ी, तो उसका मतलब हो जाता है दोबारा। सोचिए, एक जरा सी आवाज से मतलब में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अच्छा, अब दक्षिण से जरा उत्तर और पश्चिम की तरफ चलते हैं। गुजरात में आपको ळ मिलेगा, राजस्थानी और हरियाणवी में तो ये बोला खूब जाता है। जैसे कहते हैं ना, बावले छोरे, लेकिन लिखने में नहीं आता। गढ़वाली, कुमाऊनी जैसी पहाड़ी भाषाओं में भी इसका एक अलग रूप मिलता है। और ओडिया की कहानी तो और भी मजेदार है। जो स्टैंडर्ड ओडिया है उसमें ल है, लेकिन उसकी एक बड़ी बोली है संबलपुरी, उसमें ये नहीं है। एक ही भाषा में ये फर्क। और ये देखिए, ये तो भाषा कैसे बदलती है इसका एक जीता जागता सबूत है। पंजाबी में पहले ये आवाज लिखने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन हाल ही में इसे लिखने के लिए एक नया अक्षर ल यानी लल्ले पैर बिंदी ऑफिशियली वर्णमाला में जोड़ दिया गया है। मतलब भाषाएं हमारी आंखों के सामने आज भी बदल रही हैं। तो अब तक की इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि र की आवाज भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती है। और यही बात सवाल को और भी ज्यादा गहरा बना देती है कि भाई, अगर ये इतनी कॉमन है तो फिर हिंदी और बंगाली जैसी इतनी बड़ी भाषाओं से ये गायब क्यों है? गई कहाँ ये आवाज? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, अब हमें आज के नक्शों को छोड़ना होगा और टाइम मशीन में बैठकर इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा, क्योंकि इसका जवाब प्राचीन भारत में छिपा है। ये जो टाइमलाइन है, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बता देती है। देखिए, जो सबसे पुरानी संस्कृत थी यानी वैदिक संस्कृत, उसमें ढ की आवाज थी, इस्तेमाल होती थी। लेकिन फिर जब महान ग्रामर के विद्वान पाणिनि ने संस्कृत का स्टैंडर्डाइजेशन किया, उसे एक स्टैंडर्ड रूप दिया, तो उन्होंने इस आवाज को वर्णमाला से बाहर कर दिया, उसे जरूरी नहीं समझा।
और क्योंकि आज की हिंदी और बंगाली जैसी भाषाएं उसी क्लासिकल संस्कृत से निकली हैं, तो ये आवाज़ उनमें विरासत में कभी आई ही नहीं। और अगर किसी को इस बात का सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो वो ये रहा। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद, उसका जो सबसे पहला शब्द है वो है अग्निमीड़े। इसमें वो ले मौजूद है। जरा सोचिए, ये आवाज़ कितनी पुरानी और कितनी ज़रूरी रही होगी कि वो ऋग्वेद के पहले ही शब्द में है और बाद में वो क्लासिकल भाषा से गायब हो गई। तो ये गायब हुई क्यों? देखिए, भाषा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास इसके कुछ थियरीज हैं। पक्का जवाब किसी के पास नहीं है, पर कुछ अंदाजे हैं। एक थियरी कहती है कि ये शायद द्रविड़ भाषाओं से संस्कृत में आई थी। दूसरी थियरी कहती है कि ये बस किसी एक इलाके की बोली का हिस्सा थी और जब भाषा को स्टैंडर्ड बनाया गया तो इसे छोड़ दिया गया। और एक तीसरी थियरी ये भी है कि बहुत बाद में जब हिंदी बन रही थी तो उस पर फारसी और दूसरी भाषाओं का असर पड़ा, जिसने इस आवाज़ को पूरी तरह से बाहर कर दिया। जैसा मैंने कहा, कोई एक पक्का जवाब नहीं है। तो इस एक आवाज ळ का जो ये पूरा सफर हमने देखा, ये हमें भाषा के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है कि भाषाएं ना किसी पत्थर की तरह स्थिर नहीं होती। वो तो एक जिंदा चीज की तरह होती हैं। वो आवाज़ों को अपनाती हैं, कुछ को छोड़ देती हैं, बदलती रहती हैं और हमेशा हमेशा विकसित होती रहती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और हाँ, थोड़ी उथल-पुथल वाली प्रक्रिया है। और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिस तरह हजारों साल पहले ढ़ संस्कृत के एक रूप से गायब हो गई, क्या आज भी हमारी अपनी भाषाओं में, चाहे वो हिंदी हो या कोई और, ऐसी कोई आवाज़ें हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं? या शायद कोई बिल्कुल नई आवाज़ें जन्म ले रही हैं जिनका हमें अभी एहसास भी नहीं है? इस पर सोचेगा ज़रूर।